हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। और आज बेटे हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने कक्षा 12 की नए चैप्टर की, और कक्षा 12 का सबसे पॉपुलर चैप्टर, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला चैप्टर, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रश्नावलियाँ भी इसी के अंदर हैं। सबसे बड़ा चैप्टर भी इसको मैं मानता हूँ, चैप्टर नंबर 7 समाकलन। समाकलन बहुत ही मतलब बढ़िया चैप्टर है। जैसे आपने अवकलन वाला चैप्टर नंबर 5 करा है, बस वहीं से हम चीज़ें लेंगे। अभी समझाऊंगा आराम से, डिटेल से पूरी बात समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक जरूरी बात आपको सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कर रहा हूं, क्योंकि लगभग सिलेबस आधा हो चुका है। तो आधा सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे पिछले वाले, मेरे साथ साथ आप चल रहे हो, थोड़ा बहुत पीछे रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आप लोगों से एक सलाह है बेटा कि अब आप लोगों को एक काम करना जरूरी है कि पैरेलल रिवीजन करो आप। समांतर रिवीजन मतलब ये जो पढ़ाई चल रही है आपकी, और भी विषय हैं उसकी भी पढ़ाई चल रही होगी, वो तो चल ही रही है, लेकिन दिन में कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, आधा घंटा आप लोग अपने जो पीछे के चैप्टर आपने करे हैं, मैथमेटिक्स में हो या अन्य विषय के लिए भी ये बात लागू होती है, आप लोग रिवाइज करते चलें। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन चलता रहे पीछे से, इसको कहते हैं पैरेलल रिवीजन, और इसका बहुत फायदा होता है। जब आप रिवाइज करते हुए चलोगे, थोड़ा 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 रोज रिवाइज करते हुए चलोगे, तो आप खुद भी देखेंगे बेटे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। जो नई चीज आप पढ़ोगे वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आप पीछे से अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हो। तो और सारे चैप्टर्स आपको पता है इस चैनल पर क्रमबद्ध तरीके से लगे हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अवकलन की। और अवकलन कुछ अलग चीज है, मतलब अलग चीज है, मैं नहीं कहता अलग चीज नहीं है, अलग चीज है, बट इसका सीधा सीधा मतलब घुमा फिरा के नहीं, ये कहो कि बिल्कुल सीधा संबंध है किससे। जो चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था अवकलन, जिसमें हमने सीखा था, चैप्टर नंबर 5 में, इससे पहले 6 पढ़ा, उससे पहले हमने 5 पढ़ा, वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटे, एक अवकलन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था जिसपे बहुत काम करा गया था। अंग्रेजी में इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, मैं आपको बहुत मतलब घुसा के नहीं पढ़ाने वाला हूं इस इंट्रोडक्शन में। आज के इस लेक्चर में कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतना बता के चलूं कि आप समाकलन को थोड़ा बहुत जान जाएं और समाकलन के सवाल करने सीख जाएं। समझे? अगर मैं बहुत डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा तो शायद आप कंफ्यूजन में आ जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूज करने से बचूं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितना हो सकता होगा मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी डायरेक्ट समझ में आ जाए। बस सीधी वही बात, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। पहले क्वेश्चंस करने सीखेंगे, फिर आपको समाकलन का मीनिंग, समाकलन क्या, उसकी डीपली क्या चीज़ें हैं, वो अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो मतलब क्या है कि आज मोटा मोटा समझ के चलेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर बहुत लंबा है, आगे बढ़ेगा, तो सब गहरी बातें भी आपकी समझ में आ जाएंगी, छूटेगा कुछ नहीं। जैसे कि आज तक हमारे लेक्चर में मैंने जितने भी चैप्टर कराए हैं, वहाँ छोड़ा कुछ नहीं है, कराया सब कुछ है। तो लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत थोड़ा सा मजे वाली करने के मूड में हूँ, हल्का फुल्का, ताकि आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आए। चलिए, अवकलन में पढ़ा था, अवकलन क्या होता था। अवकलन क्या होता था, किसी भी फंक्शन का अवकलन दो तरीके से, जैसे y इक्वल टू हम लोग fx लेकर के चलते थे। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये आपको पता भी होगी, fx लेके चलते थे। और जब मैं x के सापेक्ष अवकलन करता था तो मेरे पास आता था dy बटे dx और f डैश x आता था। बहुत क्वेश्चंस करे हैं भैया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, है ना, f डैश x। और हम लोग ये कहते थे कि अवकलज है f डैश x, या फिर dy बाई dx क्या है, अवकलज है। ठीक है, अवकलन बेसिकली होता क्या था, हमने ये पढ़ा था, अवकलन होता क्या था, अवकलज ज्ञात करने की एक प्रक्रिया थी। अवकलज, ठीक है ना, अवकलज ज्ञात करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, प्रक्रिया के रूप में हमने इसको पढ़ा था, और बहुत सारे तरीके पढ़े कैसे कैसे अवकलन किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अंग्रेजी में अवकलज को डेरिवेटिव कहते हैं, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये सब बातें आपको पता है। अब हम लोगों ने जब अवकलन पढ़ लिया है, अवकलन का मीनिंग आपको मैं दोबारा से समझाऊं या ना समझाऊं, क्योंकि मैं समझा चुका हूं पहले ही पिछले चैप्टर में, चलो फिर बता देता हूं। इसका मतलब होता है, इसका dy बटे dx का, यानी कि dy बटे dx कह लो या फिर f डैश x कह लो, दोनों चीजें बराबर होती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष हम लोग बात करते थे, y में परिवर्तन की दर, हम लोग कहते थे कि ये भैया डेरिवेटिव है,
परिवर्तन की जो दर होती है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। ये हमने मीनिंग पढ़ा था, इसका मीनिंग अब कुछ लेना देना आपसे नहीं है, लेकिन ये तो मैं बताया आपको ऐसे ही चलते फिरते। अब हम बेसिकली जब हमने अवकलन पढ़ा, अवकलज ज्ञात करने की विधि थी, तो अब हम समाकलन की बात करते हैं। समाकलन मतलब, समाकलन ये कहता है कि अब लौट चलें, मतलब वापिस आ जाओ। वापिस का मतलब, अभी क्वेश्चंस क्या किए, हमें एक एफ फंक्शन दे दिया जाता था, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अवकलन में क्या किया, एक एफ फंक्शन दे दिया जाता था और उसका हम लोग अवकलज निकालते थे, एक फलन का अवकलज निकालते थे जिसको हम कहते थे एफ डैश एक्स। और एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालने की इस प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते थे। कोई दिक्कत? अवकलन, ठीक है ना, अवकलन कहते थे। क्या कहते थे बेटे? अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस था एफ एक्स से एफ डैश एक्स, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर अवकलज ज्ञात करना। लेकिन मेरे भाई अगर हमें रिवर्स आना पड़ जाए, मतलब क्या है, रिवर्स गेयर का एफ डैश एक्स दिया हो और मेरे को एफ एक्स फाइंड आउट करना हो, तब क्या होती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि अगर एफ डैश एक्स दिया हो और वापस जाना हो, तो दैट्स वेरी सिंपल टू से, हमारे पास में इसी को हम लोग समाकलन या फिर इंटीग्रल कहते हैं। समाकलन या फिर इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल है ना आपके पास में, इंटीग्रल। इस चीज को ध्यान रखें क्योंकि पेपर अंग्रेजी में भी आता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी की टर्म्स को भी याद रखें, ये आपको आगे काम में आएंगी। तो एफ डैश एक्स, अब यहां से कंक्लूजन निकल रहा है जो कि आपकी एनसीईआरटी किताबों में भी है कि समाकलन बेसिकली है क्या। मैं ऐसे ही रेंडमली आपको समझाता चल रहा हूं, समाकलन आपके पास में है क्या। अगर समाकलन को समझा जाए ऐसे ही, किससे जोड़ते हुए समझा जाए, वैसे तो उसका एक व्यापक मीनिंग और है, मैं आपको ग्राफ व्राफ बना कर समझाऊं क्या समाकलन किस तरीके से क्या चीजें। तो एक तो इसका व्यापक मीनिंग है ही है, जैसे इसके भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, है ना। तो एक तो इसका व्यापक मीनिंग है ही है, तो इसका जो हम अगर अवकलन से जोड़ते हुए इसका एक इसकी पहचान के रूप में हम देखें, तो समाकलन बेसिकली क्या होगा, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, है ना, या फिर व्युत्क्रम, विपरीत ही लिख दो, विपरीत या फिर व्युत्क्रम लिखो, मेरे शब्द अच्छा लग रहा मुझे ये, व्युत्क्रम प्रक्रिया को, ठीक है ना, प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ये वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, समाकलन ले तो एक पहचान है, समाकलन कहते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अभी हम देखेंगे बहुत इजीली, बहुत डीपली नहीं जाएंगे अभी, बहुत इजीली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अवकलन से समाकलन को जोड़ते हुए कैसे पढ़ना है। मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई बेटा, ध्यान से सुनना मेरी, कि हम लोगों को अवकलन के अंदर जो फॉर्मूले पढ़े थे वो अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपकी स्थिति, मैं भी 12वीं का स्टूडेंट रहा हूं, एकदम से तो फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन आप लोग अपने पास उनको रखें सामने, ठीक है ना, जब आप उनका प्रयोग करोगे तो वो याद हो जाएंगे, और थोड़ा कोशिश अपनी तरफ से भी करें कि याद हो जाए, ठीक है ना। तो अवकलन के फॉर्मूलों से ही हम लोग इसके समाकलन के फॉर्मूलों को तैयार करेंगे, है ना। समाकलन के फॉर्मूलों को तैयार करेंगे हम किससे? अवकलन से। वो मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, सवाल सॉल्व करने बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको छोटी सी बात सिर्फ मैंने आपको समझाई कि चैप्टर 5 में अवकलन पढ़ा, अवकलन का मतलब अवकलन याद करने की एक प्रक्रिया होती है। अवकलन का मीनिंग ये होता है कि एक्स के सापेक्ष वाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब चीजें हम चैप्टर 5 में बात करके आए थे। फिर बेटा मैंने बताया कि एफ एक्स से एफ डैश एक्स, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो y से अगर आप dy बटे dx निकाल रहे हो, तो आपको पता है ये तो अवकलन है ना, ये तो अवकलन की एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर dy बटे dx से मेरे को वापिस y निकालना पड़ जाए, तब ये समाकलन वाली प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें अभी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा समाकलन है, ये बेटा समाकलन, ये जो हमने अभी डेफिनेशन जो जिसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है, ये समाकलन बेटे हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे आपकी इस किताब के अंदर। एक होगा निश्चित समाकलन, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटे अनिश्चित समाकलन, पहले पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन,
समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल अंग्रेजी में कहेंगे, और दूसरी ब्रांच इसकी होती है निश्चित समाकलन। कोई बड़ी बात नहीं बेटे, बहुत इजी काम है, आप सिर्फ जुड़ रहे हो, समाकलन, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल, समझ जाओगे ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल। और इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। तो बेटे इसको ध्यान रखें, दो ब्रांच पढ़ेंगे। पहली जो लगभग मेरे हिसाब से जो 8 एक्सरसाइज हैं वो तो इसी पे हैं, और 7 एक्सरसाइज 6 7.7 तक लगभग ये पढ़ेंगे हम लोग। जब आप पढ़ेंगे 7.7 तक ये पढ़ेंगे, फिर 7.8 जब प्रश्नावली शुरू होगी वहां से हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और वहीं समझेंगे। अभी नहीं इसके बारे में इतना बात करते, बात करने को बहुत कुछ है इसके लिए, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे। जब इसे पढ़ना ही हमें 7 एक्सरसाइज के बाद है तो उसको वहीं देखेंगे, तो वहीं जाना। हम लोग अभी पढ़ेंगे अनिश्चित। अभी इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि निश्चित क्यों कहा गया समाकलन, अनिश्चित क्यों कहा गया, अनिश्चित क्यों कहा गया और निश्चित क्यों कहा गया, ये भी मैं आपको बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कितनी बात अब क्लियर होगी। अब छोटी सी बात हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटी सी बात क्या करने वाले हैं, जो चीज़ आपको ठीक लगती है उसको नोट करते चले, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं भैया, ये सब आपके काम की चीज़ है, मैं तो पढ़ चुका हूँ पहले से। देखो, जब हम लोग किसी भी फंक्शन का अवकलन करते थे, ठीक है, जब हम लोग किसी भी फंक्शन का अवकलन करते थे, तो जैसे मान के चलो हमें fx का अवकलन करना है, तो हम लोग करते क्या थे वहां पर, ठीक है ना। fx मतलब जैसे आपके पास में sin x आगे कोई फंक्शन, x² आगे कोई फंक्शन, कुछ भी फंक्शन आ सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो मेरे भाई अगर हम लोग fx का अवकलन करते थे तो हम क्या करते थे, हम एक ऑपरेटर यूज करते थे d/dx, यानी कि जिसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। अगर fx का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इस बात को शुद्ध तरीके से नहीं लिखा हमने कि fx का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष क्या करते बेटा, अवकलन करें, तो उसको लिखते थे हम लोग d/dx ऑफ fx। तो हम लोग इस ऑपरेटर के यूज करते थे अवकलन, जिसका भी अवकलन करना उससे पहले इसको लगा दो, ठीक है। ये तो रही अवकलन की बात। लेकिन अगर हम लोगों को सपोज कर लो कोई फंक्शन है, यदि हम लोगों को ऐसा करना है fx का x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ जाए, ऐसे ही करना है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, इस चीज को, नोटेशन को ध्यान देंगे भाई, समाकलन, इस नोटेशन को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे भैया, जो मैं लिखने वाला हूं। ये सब चीजें आपने नोट कर ली हो तो मैं इसको रफ भी करूंगा अभी, ठीक है ना। तो इसके नोटेशन के लिए हम लोग एक इस तरीके का चिन्ह यूज करते हैं, जो कि आप इजीली बना लोगे, किताबों में बहुत देखने को मिलेगा। ये जिसका हमें समाकलन करना उसको यहां रखेंगे, और जिसके सापेक्ष करना dx करके यहां लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहेंगे इंटीग्रेशन या फिर समाकलन fx का x के सापेक्ष। समझ में आई बात। तो जो भी फंक्शन, जैसे हमें सपोज कर लो कि sin x का समाकलन करना है, तो कैसे लिखोगे, समाकलन sin x dx। बात आपको क्लियर हो रही है ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। आप लोग इस सिर्फ नोटेशन को ध्यान रखो कि किस तरीके से हम लोग, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस ना करें, और फेस होगी भी नहीं अगर आप तरीके से चीजें लिखोगे, तरीके से चीजें करोगे तो नहीं दिक्कत होगी बेटा। थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा होगा लेक्चर, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है स्लो में ही देखें इसको, बहुत काम की चीजें हैं। अगर बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बात और सुन लो, जैसे ये वैसे उसकी कोई बात नहीं है, इसको कहते हैं समाकल्य, है ना। छोड़ो यार इस बात को, अभी इतना कंफ्यूज नहीं करते, सब समझ में आ जाएगा किसको क्या कहते हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर fx का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो उसको समाकलन इस चिन्ह के और dx के बीच में रखेंगे। जो भी होगा फिर फॉर्मूलों पे बेस है, उसे देखेंगे बाद में। आगे आप लोगों को इस चीजों को समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग कुछ इसको जरा नोट कर लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स पे बात करने वाला हूं।
और आप लोग जरा इसको पॉज कर लो और नोट कर लो, जो आपके काम की चीज़ है नोट कर लिया करो रफ कॉपी में कहीं भी, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम लोगों ने, मैं ये चीज़ें अब रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी इसमें जो भी चीज़ आपने ले ली होगी मेरे हिसाब से नोट कर ली होगी। हम लोगों ने अब तक जो इतनी बकवास करी है ना, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। जो हमने बताई है अब तक बातें, मैंने कहा है कि समाकलन जो है ना, समाकलन जो है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स से अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं। और अगर इसका रिवर्स प्रोसेस ले लें, एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना पड़े, तो हम लोग इसको समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। और हमने कहा कि समाकलन दो ब्रांच पढ़ते हैं, निश्चित और अनिश्चित। हम लोग अभी अनिश्चित के बारे में बात कर रहे हैं कि अनिश्चित में बताऊंगा अभी। अच्छा, अब बात पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कोस एक्स होता है। बिल्कुल ठीक बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कोस एक्स होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा, हमने कहा है कि समाकलन, ठीक है ना, हमने कहा है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कभी cos x का, है ना, हमने कहा कि समाकलन, मान लिया एफ एक्स का समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम लोग ये चिन्ह लगाते हैं और ये dx लगाते हैं, ठीक है। तो हमें इसका समाकलन करना है, तो cos x का जो समाकलन होगा, सीधी सी बात है, वो sin x होना चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेरी बात समझ रहे हो कि एफ एक्स अवकलन हटा दूं क्या? समझ में आ रहा ना कि अगर हम लोग किसी फलन के अवकलज का हम लोग एफ एक्स वापिस लेके आए, उसको अब लोट चले वाली कहानी, तो समाकलन करेंगे, तो सीधी सी बात है कि cos x dx इज इक्वल टू sin x होगा, जो कि हम एक फॉर्मूले के तो रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये अशुद्ध है, अभी इसके अंदर बहुत सारी बात क्लियर नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो, हमने अभी अभी पढ़ा है समाकलन की दो ब्रांचेस के बारे में बात करी है मैंने। सबसे पहले मैंने करी है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा करा है मैंने निश्चित समाकलन, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। निश्चिंत रहो, अभी नहीं पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन, देखो आपसे ही फॉर्मूला बनवा दूंगा मैं, वेट करो। अच्छा, एक बात सुनो, ये आपने लिख दिया, इस पे दोबारा से विचार करो, थोड़ा सा मेरे साथ रहना बेटा, थोड़ी देर मेरे साथ रहना, आपको समझ में जाएगा खेल। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर लूं साइन एक्स प्लस, यहां पे कोई कांस्टेंट ले ले, जैसे मान के चलो ये 3 ले लिया हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3, तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? सर डिफरेंशिएट कर लोगे साइन एक्स को, प्लस डिफरेंशिएट सर कर लोगे 3 को, करते आए अब तक। सर जी साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है मेरे भाई, है ना, ठीक है मेरे भाई। इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लिखना चाहो लिख दो, वैसे छोड़ दो। तो मतलब ये हुआ मेरे भाई। अब इसके केस में देखो, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस का मतलब क्या है? हम लोग डिफरेंशिएट किसको कर रहे थे? साइन एक्स प्लस 3 को। अब मेरे भाई समाकलन कहेगा मैं तो इसकी विपरीत प्रक्रिया हूं, अगर मुझे अवकलज मिलेगा तो मैं तो उसको वापिस फिर फलन वही बना दूंगा जहां से वो आया था। अरे देखो, इसका मतलब अगर मैं इसका समाकलन करता हूं तो इस बार मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए ये वाला। भाई वही तो कह रहा कि जो भी आपका समाकलन हो के, जो भी मैं अवकलन करके आप लाते हो ना, जो आंसर आपने निकाले हैं किसी भी फलन का, आपने इस फलन का अवकलन करा, ये आया, तो इसका समाकलन ये आना चाहिए ना, लिख दिया। एक पे और बात करते हैं। सपोज कर लो आपको डिफरेंशिएट करना साइन एक्स प्लस कोई नंबर ले लो, कोई कांस्टेंट ले लो, 1000 को करना है सपोज। क्या उखाड़ लेगा 1000? कुछ भी नहीं करेगा।
साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो जाएगा ना, और प्लस 0, क्योंकि इसका 1000 का अवकलन 0, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू आ गया कोस एक्स। फिर आप कहोगे फिर समाकलन करेगा, सर मेरा समाकलन करो आप, सर मेरा समाकलन करो और मैं आपका फंक्शन तैयार करके दूंगा। ठीक है। अब मेरे भाई आप एक बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस फंक्शन का समाकलन ये भी है, इस फंक्शन का, या ये कहें कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स भी है, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस 3 भी है, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस 1000 भी है ना। कोई बात निश्चित नहीं लग रही, सब कुछ अनिश्चित सी लग सॉरी अनिश्चित सा लग रहा ना आपको, निश्चित नहीं है ना। ऐसे तो भैया मामला गड़बड़ा जाएगा ना, मामला गड़बड़ाएगा ही भाई। कभी पता चल रहा उत्तर माला में साइन एक्स रख दिया इसका, कभी पता चला इसको करा हमने साइन एक्स, उसने दे रखा आंसर कुछ और, तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो भैया निश्चित नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुने। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। जब हम अवकलन करते हैं तो कोई भी अचर फंसता है हमें, तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। और उसका 0 होने के बाद उसको भाई कोई चीज मर गई, अवकलन करते समय मर गया, समझ में आई। देखो इस वाले क्वेश्चन में लो, अवकलन करते समय 3 मर गया बेचारा। इस वाले में लो, अवकलन करते समय 1000 मर गया। ठीक है, तो वो जो मरे हुए हैं उनको कैसे जिंदा करा जाए, ये बात है थोड़ी सी समझने लायक। तो बेटा अब ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात है। अगर देखो तो हम यहां पर ये मैं लिखा था ये अशुद्ध है, ये क्या है, कौन सा अशुद्ध लिखा था, ये अशुद्ध लिखा था मैंने। तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे, देखो इसको शुद्ध करेंगे, इसका शुद्ध रूप लिखेंगे जिसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे, जिसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, या इसमें कुछ भी और संख्याएं आप करके करोगे वो भी आ जाएगा। कैसे कि अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी समाकलन करोगे कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसका साइन एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक सी लगाएंगे जिसको समाकलन स्थिरांक, समाकलन अचर, ये सब नाम नवाजे जाते हैं, इसके नाम है, इसको सी लगाते हैं हम। सी का मतलब इन सब के लिए भाई, सी कुछ भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सी लगाते हैं। सी क्यों लगाते हैं, अवकलन करते समय जिन कांस्टेंट की मृत्यु हो गई थी, अवकलन करते समय जिन, जैसे इसमें 3 की मृत्यु हो गई, इसमें है ना, इसमें 1000 की, जिन भी अचर, जिन भी कांस्टेंट संख्याओं की जिनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में हम यहाँ पे सी लगा देते हैं, और इसको कहते हैं समाकलन स्थिरांक। क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक। तो आज के बाद आप क्या करोगे, हर एक फॉर्मूले में सी को लगा देखोगे, हर एक सूत्र में, हर एक क्वेश्चन करते समय लास्ट में आपको सी लगाना अनिवार्य है। ये सी बताता है कि ये निश्चित समाकलन नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन है, इसका सी का मान कुछ भी आ सकता है, सी का मान 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपका शुद्ध रूप है, ये क्या है, आपका शुद्ध रूप है। बात आपको समझ में आ गई बेटा, इतनी में समझा पाया, ठीक है, ज्यादा बात नहीं इतनी करेंगे, इतना समझ में आया आपको, ओके। अब अब हम लोग चलते हैं, पहले एक इसके फॉर्मूले बताते हैं आपको। क्या बताते हैं, फॉर्मूले, मतलब सवाल सॉल्व करने की बात आ जाएगी कि एक्सरसाइज में सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आप जो कुछ आपको चाहिए यहाँ से वीडियो को जरा 1 मिनट पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं थोड़ा पानी पी के आपके सामने सेकंड भर में आ जाऊंगा बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं बेटे, फॉर्मूलों की बात करते हैं। फॉर्मूले इस फॉर्म में लिखे होंगे आपके पास में, कैसे कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में fx है, उसका समाकलन में x के सापेक्ष करा, सपोज कर लो इसका जो आंसर आया वो कैपिटल fx आया, तो उसके साथ में c लगाएंगे। c क्यों लगाएंगे मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से फॉर्मूले होंगे। चलिए फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे किससे जोड़ते हुए, हम लोग बेटे अवकलन के फॉर्मूलों से अब समाकलन के फॉर्मूले बताएंगे। जिस बच्चे को
जिस बच्चे को अवकलन के फॉर्मूले याद हैं, जिस बच्चे को, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं बेटा, ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो ये मान के चलिएगा उसके समाकलन के फॉर्मूले आज ही याद हो गए। कोई अलग चीज ही नहीं है ना भाई, विपरीत प्रक्रिया है ना, अभी उसी से करेंगे। चलिए देखो मैं क्या करता हूं, जैसे किताबों में आपकी बहुत सारे फॉर्मूले लिख के दिए हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको समझा के चलता हूं ताकि आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाए। देखो यहां मैं अवकलज के फॉर्मूले लिखूंगा, किसके फॉर्मूले लिखूंगा, अवकलज के, यहां पे लिखूंगा, यहां पर अवकलज, डेरिवेटिव लिखूंगा मैं, अवकलज 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 डेरिवेटिव लिखूंगा यहां पर, और यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल यानी कि समाकलन की, ठीक है ना। तो थोड़ा रिलेट करेंगे आप लोग, बाकी सब चीजें आपके समझ में आ जाएंगी फटाफट। देखो अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलें, मान के चलो आपके पास में x की घात n+1 अपॉन n+1 है, n कोई भी संख्या है, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करो, इसका आप डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx लगाना पड़ेगा, और क्या तरीका होता है बेटा मेरे, क्या तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि घात शुरू में आ जाती है, n+1 शुरू में आ जाएगा, घात इसकी शुरू में आ जाएगी, ठीक है ना। पहली बात तो कांस्टेंट है n+1, 1/n+1 हमारा बाहर आ जाएगा, और फिर हम लोग घात इसकी शुरू में रख देंगे n+1, और बेटे घात में से एक कम करते हैं, है ना। ये तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अरे देखो अगर मुझे x की 4/4 का मुझे अवकलन करना है, मैं वही कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर और घात शुरू में, घात में से एक कम, ऐसे तो करेंगे हम लोग अवकलन, ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ करा, नीचे n+1 लेकर के, ताकि फॉर्मूला बना दूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे n+1 से n+1 कट जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं x की घात n+1/n+1 की का, तो हमें वैल्यू मिलती है x की घात n। भाई देखो ना, ये 1 से 1 कट जाएगा, हमें वैल्यू मिलती है x की घात n, इससे ये कट गया, है ना। ये एक हमारे पास अवकलन, इसका अवकलज ये है मेरे भाई, बात समझ रहे हो। तो अगर इसका हम लोग इस वाले, देखो इसका अगर मैं समाकलन करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, इसका मतलब अगर मैं समाकलन करूंगा x की घात n का x के सापेक्ष, तो मेरे को मिलना चाहिए व्हाट, दिस वन, x की घात n+1/n+1 प्लस का c लगाना न भूलें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। c क्यों लगता है बेबी, हमने बात करी है। तो समझ में आया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार कर दिया हमने कि कभी भी x की घात n का हमें समाकलन करना पड़ा। चलो देखो सपोज कर लो आपको समाकलन x की घात 5 का करने को आ गया, तो आप तुरंत उठोगे, तुरंत सर जी फॉर्मूला बता चुके हो आप, क्या कि x की घात 5 + 1/5 + 1 प्लस का c, x की घात 6/6। मजा आ गया सर, आंसर आ गया, बिल्कुल आपने इसका समाकलन कर दिया है, आपने आज समाकलन का पहला क्वेश्चन हल कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, ये समाकलन का पहला क्वेश्चन है। कुछ भी हो सकता था, यहाँ घात चेंज कर लेते, लेकिन आपने पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए पहला सवाल हल कर दिया है। अब बड़े बड़े सवाल आपको करना है, इस तरह की चिंदी चोरी से काम नहीं चलेगा बेटा, अभी और अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। दिस इज फर्स्ट वन, किताबों से ही बताएंगे ताकि आप जो जुड़े रहें, ठीक है बेटा। अब यहां से अगर एक बात बताऊं, मुझे हमने एक बात पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x वो कितना होता था, 1 होता था ना, पढ़ा था ना हमने, चाहे करके देख लो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता था, है ना, x क्या होता था, 1 होता था। तो अगर मैं यहां पर बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 dx कर दूं, यानी कि मैं क्या कर दूं, 1 का समाकलन कर दूं, 1 का समाकलन कर दूं, देखो 1 लिखो ना लिखो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, खाली dx, समाकलन dx, इसका मतलब यहां पर 1 है तो उसका मान आ जाएगा, ध्यान रखना x, इसका समाकलन करेंगे तो x मिल जाएगा और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विच इज इक्वल टू कॉस x, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो अगर मैं बेटा आपके पास में समाकलन करूंगा cos x का, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा sin x, मुझे मिलेगा sin x, लेकिन प्लस का c मिलेगा। c क्यों है वो मैं बता चुका हूं,
तो मतलब ये है कि देखो जिसको फॉर्मूले याद हो रखे हैं किसके, अवकलन के, तो वो समाकलन के फॉर्मूले अपने आप ही याद कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो आप डिफरेंशिएशन ऑफ करें अगर यहां पर मैं cos x का करता हूं तो बेटे ये आएगा माइनस का sin x, दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे मना करते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर जब समाकलन निकालेंगे तो माइनस का sin x बढ़िया नहीं लग रहा है ना, इसका ऐसे करते हुए सर cos x आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लो, इस माइनस को हटाओ यहां से। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर डिफरेंशिएशन करें माइनस के cos x का, किसका, माइनस के cos x का, मैं दोबारा लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन करें अगर हम लोग माइनस के cos x का, तो हमें मिलेगा क्या, माइनस के sin x, इसका मतलब sin x मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं sin x का समाकलन करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा क्या, माइनस का cos x प्लस c। ये सब फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अकॉर्डिंग टू अवकलज के साथ साथ, मतलब है ना। अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए मेरे को कभी भी मेरे भाई 10x का, तो सीधी सी बात है ये होता है sec स्क्वायर ऑफ x, पढ़ के आए हो। अब वही बात हो गई, अगर मैं समाकलन करने बैठूं sec स्क्वायर x dx का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मना कर देगी, क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट अगर मैं करने बैठूं कोट x का किसका बेटे, कोट x का, तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर ऑफ x आता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए जैसा ऊपर करा था ना, तो यहां पे माइनस के कोट x का कर लो तो प्लस के कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो यानी कि समाकलन अगर हम करेंगे कॉसेक स्क्वायर ऑफ x का dx, तो हमें मिलेगा बेटा माइनस के कोट x प्लस के c, ठीक है ना, प्लस के c। फिर डिफरेंशिएट आप कर लो बेटा कॉसेक x को, तो वो होता था माइनस के कॉसेक x और कोट x होता था, ये माइनस यहाँ से हटाओ यहाँ लगा लो। तो यानी कि अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा मेरे को कोसेक x और कोट x का, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो सीधा लिखेंगे सर ये माइनस के कोसेक x प्लस c है। डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे सेक x का, तो हम लिखते थे सर ये सेक x और tan x होता है प्लस, है ना। तो अगर इसका समाकलन करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस tan x dx बराबर कितना आ जाएगा बेटे, सेक x प्लस c, ठीक है महाराज, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले सारे के सारे। तो मैं नीचे के फॉर्मूले भी थोड़े एक बार रिकॉल करूंगा सारे के सारे आपके सामने, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग किताबों में भी लिखे हैं, यहां से समझना चाहो यहां से समझ लो, जैसा आपको उचित लगता हो। तो हम लोग अब आगे के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ओके, क्या कर रहे हैं, समाकलन इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव वो इंटीग्रल। तो बेटे हम लोग डिफरेंशिएट अगर करने बैठ जाएं कभी, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के, है ना। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx, तो बेटे तुरंत लिखेंगे सर ये तो साइन इनवर्स एक्स का है प्लस का c क्यों लगाया उसको हम बता चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ x, तो माइनस का 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधी बात है, वही माइनस यहाँ ना दे करके माइनस इसको दे देंगे और यहाँ से प्लस कर लेंगे। तो फिर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है ना, अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा किसका, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx, तो उसकी वैल्यू माइनस के कॉस इनवर्स ऑफ x भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखें, आप कंफ्यूज मत होना इस फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे। देखो चाहे तो ये लगा लेना, आंसर तब भी मिलेगा। देखो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन साइन इनवर्स x प्लस c भी है,
और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी का समाकलन माइनस के कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी है। अगर आप चाहो इसको ना भी याद करोगे तब भी काम चल जाएगा, बिना इसके क्वेश्चन करा देंगे हम, टेंशन ना लो, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला है ही है, एक फॉर्मूले के दो रूप हैं सिर्फ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं 1/1 प्लस एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स का, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे ही इसका मैं समाकलन करूंगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आ जाएगा मेरे पास में कितना मेरे भाई, tan इनवर्स ऑफ एक्स। मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे के फॉर्मूले आप देख सकते हैं, चाहे आपकी किताबों से लिख लें, इसको अपने सामने लिख लें, और जैसे मैंने समझाए हैं आपको फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूलों को याद रखें। ठीक है भैया। एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस के कोट, ये भी आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1/1 को, तो ये माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है माइनस का, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना। नीचे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप अपने आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो डिफरेंशिएट हमें करना पड़ जाए कभी ई की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x का कितना होता है, x जहाँ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाहे तो ये लगा दो इसके साथ, इसका मतलब पॉजिटिव है। ये क्यों लगाते हैं इसके साथ में, क्योंकि log जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को ही पे ही लगता है, तो इसका होता है 1/x। क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर अगर हम लोग कभी 1/x का समाकलन करेंगे ना, तो तुरंत लिख देंगे सर log x होगा प्लस सी। ठीक है। अगर डिफरेंशिएट आप लोग कर लें a की पावर x अपॉन log a को, तो वो आता है a की पावर x। और याद रखें अगर a की पावर x का कभी समाकलन हम लोग करेंगे तो उसका ये वाला आंसर आएगा कि क्या a की पावर x बटे log a। यहाँ पे बेस e अंडरस्टूड है, यहाँ पर बेस e लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ e ही होता है। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, और कुछ नहीं है। एक दो बातें हम लोग आपके सामने करेंगे भी, तब जाके सवालों पे चलेंगे। ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम लोग इन फॉर्मूलों को आपको अप्लाई करना बताते हैं, और अप्लाई करने से पहले ठीक है ना, एक दो बात और अब क्वेश्चन करना सीखते हैं। इन फॉर्मूलों से हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं। बेटे मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है कि मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के रखूं, तो आप लोग सामने अपनी किताब रख लें एक बार, और वैसे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक पेपर पे बना करके चिपका लें, जहाँ पर स्टडी करते हैं वहीं पे सामने रख लें इसको। ठीक है ना, आपके पास में, ताकि ये फॉर्मूले आपके नज़रों के सामने रहें। और जब हम 10 एक्सरसाइज की करेंगे ना इस चैप्टर की, तो 10 एक्सरसाइज करते करते सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएं। तो अब एक दो बात ध्यान रखें, और उसके साथ हम क्वेश्चंस के साथ आपको लेके चल रहे हैं। देखो जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करा था कि एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन हमारा प्लस में gx है। फिर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसका, fx एक फंक्शन है और बेटा माइनस gx एक फंक्शन है। ठीक है ना, दो फंक्शन हमारे पास में गुणा में है, भाग में है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे कि एक फंक्शन fx है और गुणा दूसरा फंक्शन क्या है, gx है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस में इस्तेमाल में कर यूज होगी। तो यहां पे हम लोग क्या करते थे कि डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, fx का अलग से कर लेंगे, और डिफरेंशिएशन हम लोग किसका, gx का अलग से कर लेंगे। मतलब ये जो प्लस है इस पर हम लोग अवकलन को वितरित कर देते थे, इसका अलग कर दिया प्लस इसका अलग कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ये बात माइनस में भी लगती थी, हम डिफरेंशिएट करते थे fx को, माइनस डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे फिर gx को। लेकिन यहां पर आकर के बात बदल जाती थी गुणा वाले केस में, यहां पर फॉर्मूला आपका अलग हो जाता था। आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करते थे कि हमने भाई साहब अवकलन कर दिया fx का, गुणा अवकलन कर दिया हमने gx का, ऐसे बिल्कुल नहीं करते थे। वहां पर एक गुणा वाला सूत्र यूज करते थे। सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन है ना, वो समाकलन को लेकर के भी है। वो क्या है कि अगर हमारे पास में हमें समाकलन करना है इन फंक्शंस का, f समाकलन का चिन्ह ये होगा, और जिसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पे लिख देंगे dx। तो सीधा सीधा होगा कैसे कि समाकलन पहले हम fx का करेंगे प्लस समाकलन फिर हम लोग gx का कर रहे हैं। मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं, ये आराम से इन पे ऑपरेट हो सकता है। ठीक है।
ऐसे ही माइनस वाले केस में मैं सब बताता हूं यहां पर। अगर सपोज कर लो एक फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स है प्लस दूसरा माइनस माइनस, इस बार माइनस माइनस दूसरा फंक्शन हमारा जी एक्स है, समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो क्या करोगे आप, पहले बेटे समाकलन करोगे एफ एक्स का, फिर माइनस समाकलन करोगे आप जी एक्स का। इस तरीके से आप लोग चीजें ध्यान रखोगे। अगर दो फंक्शन गुणा में आ जाएंगे तो उसके लिए अलग रूल है, गुणा वाले के लिए अलग रूल है। अगर दो फंक्शन मान के चलो हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, और गुणा में इनका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन ऐसा नहीं कि भाई इसका समाकलन गुणा इसका समाकलन, नहीं, इसके लिए हम लोग एक अलग प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसका नाम है खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडस समाकलन। जब दो फलन गुणा में होते हैं तो कैसे समाकलन करते हैं, ये काम अलग है, ये इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने हैं जिसमें प्लस होगा बीच में माइनस होगा, ठीक है, समझ में आई बात, प्लस होगा और मेरे भाई क्या होगा, माइनस होगा। बड़ा सीधे सवाल हमें क्वेश्चन करने हैं। एक बात और ध्यान दें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, सपोज कर लो, इसका मुझे समाकलन करना है, इसके कांस्टेंट कोई इसकी गुणा में है, कोई संख्या गुणा में है, तो बेटे के बाहर आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स आप लोग करोगे। फिर अभी आपको शायद कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा मैं नहीं जानता, लेकिन जब हम लोग अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को समझ में। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तनाव नहीं लेना है, जब आप सवालों को मैं कराऊंगा ना आपको, तो ये सब पोर्शन आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, और देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वो तो निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि का उपयोग करते निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलन। ये मैं लास्ट में करा के चलूंगा, अभी नहीं करूंगा इसको, मैं आज ही कराऊंगा भाई, टेंशन ना लो, लेकिन लास्ट में कराऊंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीधी बात है, किसी की शादी में गए खाना खाने, ये तो शुरुआत का सिर्फ सलाद है, जो उदाहरण नंबर 1 है। अंदर खाना है, उसी को शुरुआत हम सीधा मेन कोर्स पे अटैक करते हैं, सीधे खाने पे अटैक करते हैं, ठीक है ना, सीधा किस पे अटैक करना है, खाने पे। सलाद हम बाद में खा लेंगे चलते फिरते, वो थोड़ा सा काम है। उदाहरण नंबर 1 का मैं समझा के जाऊंगा। जैसे अब आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं, मैं एक बार बेटे अपने कैमरे को फोकस कर दूं, कई बार क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। इस स्टार पे फोकस करूंगा तो ये पूरा फोकस हो जाएगा मेरा बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है इन्होंने, उदाहरण नंबर 2, ध्यान से देखना, बहुत इजीली अब समाकलन सीख चुके हो तुम बहुत सारा। उसने कहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करो, है ना, निम्नलिखित समाकलनों, ये क्वेश्चन दिया गया, को ज्ञात करो। हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे बेटा, हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे, हर एक एग्जाम्पल में कुछ नई बात समझ में आएगी। समाकलन करना है x की घात 3 - 1 बटे x की घात 2 dx का। बेटे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अपने आप को बहुत ज्यादा धुरंधर नहीं समझना। बस इस चैप्टर में अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने की गलती मत करें। एक एक सवाल को पहले समझें, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हर एक सवाल में आपको समझाऊंगा मैं। देखो अब ध्यान से देखो यार, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है x की घात के लिए, अगर आप देखो अपनी फॉर्मूलों की टेबल में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x की पावर n का समाकलन करना पड़ेगा तो लिखेंगे x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। बट मेरे भाई मैंने आपको कहा है कि समाकलन करते समय जो फलन के जो पद दिए गए हैं, ये पद है, ये फलन है, उन पदों को आप अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग, या तो प्लस में बनाएंगे या फिर माइनस में बनाएंगे। गुणा भाग वाला काम हमारे पे है ही नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x², ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी देखो मेरे से तो आपका समाकलन करना आ गया, अब मैं तो यहाँ पे x की घात 3 का समाकलन कर दूंगा सर, यहाँ पे मैं 1 का समाकलन कर दूंगा सर, यहाँ पर मैं x² और का समाकलन कर दूंगा सर। ऐसे बच्चे मेरे को कहीं दिख गए ना भैया, मैं उन्हीं का समाकलन कर दूंगा। ऐसी स्थिति बस मुझे तो कभी दिखाए ना कोई। ये ऐसे करने वाला आदमी बहुत हल्का आदमी है, समझ लो तुम, उसको कुछ समझ नहीं है गणित की क्या है। ऐसा नहीं करना है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। इतना घटिया काम है कि टीचर देखते ही आपकी कॉपी को जो है फाड़ देगा। तो मेरे भाई इसमें करना क्या है, हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको अलग अलग करेंगे, जैसे x की घात 3 बटे x² कर लो,
-1/x² कर लो और मेरे भाई यहाँ पर dx हो गया। देखो अब ये इजीली सवाल होगा। हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ से 2 घात कटेंगे तो x हो जाएगा माइनस और 1/x की घात -2 कर सकते हो आप, dx हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि समाकलन का करना होगा, 2 फंक्शन हो आपके पास में कि fx और -gx हो, तो भैया आप इनका समाकलन आराम से अलग अलग कर लोगे तो आपत्ति नहीं है, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। fx का समाकलन अलग से कर लोगे बेटा और बेटे gx का समाकलन आप लोग अलग से कर लोगे और घटा दोगे। तो मेरे भाई हम लोग इसमें करेंगे कि सर x का समाकलन तो यहाँ कर लेंगे और यहाँ पर x की -2 का समाकलन आप यहाँ कर लेंगे। तो आप देखोगे क्या x का समाकलन, इसकी घात कितनी है 1 है, तो फॉर्मूला वो लगा लो, x की घात n का मान हो गया 1, तो x की घात n+1/n+1 चेक कर लो। और आपको पता है समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है c, तो हम यहाँ c लिख लेते हैं। फिर माइनस, इसमें भी एक x की घात -2+1/-2+1 प्लस का c तो नहीं, यहाँ पे c1 लगा लो, यहाँ पर c2 लगा लो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ठीक है ना, यहाँ पर आप ब्रैकेट बना सकते हो, चाहे तो आप ऐसे कर लें या छोड़ो यार ऐसे ही कर लो, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x²/2 माइनस x की घात -1/-1 और प्लस इधर लिख लो c1 + c2 को अलग लिख लो। x²/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और x की घात -1 का मतलब 1/x हो जाएगा, और c1 + c2 को कोई नया कांस्टेंट कह दो आप c। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर है। चाहो तो इसका एलसीएम लेके आप दिखा सकते हो उसको, ठीक है बेटा, ये आपका एलसीएम हो गया। लेकिन एक बात ध्यान से सुने इस क्वेश्चन में, हर बार जब आप समाकलन का चिन्ह हटाओगे तो कौन ये नहीं लगाओगे c1 c2, नहीं, ये नहीं लगाना है आपको हर बार। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया c1 c2 लगा के, नहीं लगाना c1 c2 यार, आपको सबके हिस्से का बस एक ही बारी में लास्ट में c लगा देना है, लास्ट में c लगा देना है। यहाँ पर c1 c2 नहीं लगाओगे आप, इसका समाकलन कर लोगे दिल पे आराम से हाथ रख के, इसका समाकलन कर लोगे आराम से दिमाग लगा के, और प्लस इन दोनों के हिस्से का c एक ही लग जाएगा। समाकलन स्थिरांक सिर्फ एक लगा देंगे लास्ट में जाकर के, यहाँ पर अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस बड़ा आसान है ये भी। तो सेकंड क्या कह रहा है कि समाकलन सर करके दिखाइए, इस बार बड़ी खतरनाक मैं आपको पावर दे रहा हूं, 2/3 प्लस का 1 और dx। तो भैया देखो अलग अलग कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे x की घात 2/3 का, dx अलग से, समाकलन कर लेंगे 1 का dx। तो यहाँ पे आ जाएगा x की घात 2/3 + 1, 2/3 + 1, ऐसे कैसे हो जाएगा जी मेरे भाई, इससे हो जाएगा, इस वाले से। x की घात n का समाकलन के लिए बात कर ली हमने, ठीक है, प्लस समाकलन अगर हमने देखा था dx का, 1 dx का तो होता था x + c। चाहे आप देख लो भाई x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो ये आपको मैंने लिखवाया है फॉर्मूला नंबर दूसरे के आसपास ही है, तो इसको लिख देंगे हम x और दोनों के हिस्से का c एक लास्ट में लगा देंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। x की घात जाएगा 3 × 3 और 2 5, 5/3/5/3, वो जो बटे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस x प्लस के c, दैट इज योर आंसर। ये इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है मेरे ब्रोदर, मेरे बिरादर, समझ में आई? ओके। अब हम चलते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 वाला क्या है बेटा? 3 वाले में कहा गया है, भाई साहब कह रहे हैं सर इंटीग्रेशन करके दिखाइएगा, x की घात 2/3, 3/2 सॉरी 3/2 प्लस 2 की घात 2e की घात x माइनस 1/x और dx, वो सब फॉर्मूले लगवाना चाह रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, अलग अलग कर लें क्योंकि गुणा और भाग का चक्कर तो है नहीं, प्लस माइनस में अलग अलग किया जा सकता है। x की घात 3/2 dx इंटीग्रेशन 2e की घात x और dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो बेटे ये तो आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला कि यानी कि x की घात 3/2 + 1, एक घात में एक जोड़ो, नीचे भी लिख दो ये करके, प्लस देखो ये कांस्टेंट जो होता है, मैंने कहा था कि अगर किसी फलन की गुणा में कोई कांस्टेंट हो और उसका समाकलन करना पड़ जाए तो ये कांस्टेंट चुपचाप बाहर आ जाएगा,
इसको कोई मरने का शौक नहीं है, कहेगा तू ही मर अंदर, मैं तो बाहर आ गया। तो ये 2 आ जाएगा बाहर, समाकलन होगा e की पावर x का और dx। यहाँ पर 1/x का समाकलन का फॉर्मूला हमने लिखा है। 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। सबसे लास्ट में चले जाओ, फॉर्मूला लिखवाया भाई। आपको पता है ना कि log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। देखो ना, कनेक्ट करो ना, तो 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, तो आ जाएगा log x। और इन सब के हिस्से का कांस्टेंट हम लगा देंगे लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा x की घात 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस के 2e की पावर x माइनस log mod ऑफ x प्लस c, दैट इज योर आंसर। समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। तो आप लोग बेटे समझे होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं बेटे, इसके कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 में और दिए हैं, जिससे आपका थोड़ा और हाथ साफ होगा। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तब तक वीडियो को पॉज करें, नोट करें जरा फटाफट, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इस प्रश्नावली के तीसरे एग्जाम्पल में भी बहुत सारी बातें छुपी हैं, तो फिर कहूंगा कि अपने आप को ज़्यादा तेज नहीं समझना है। इसमें आप लोगों को समझना है कि अभी शुरुआत में पूरा लेक्चर देखें, छोड़े ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको बताता हुआ चलूंगा। तो उसने कहा है समाकलन करने हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां कर देता हूं बहुत इजीली पहले क्वेश्चन का। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, समाकलन करिए सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। तो कोई बड़ी बात नहीं उसने कही, सीधी सी बात है, हम लोग समाकलन साइन एक्स का कर देंगे और प्लस समाकलन cos x का कर देंगे। प्लस में ये सब काम किए जा सकते हैं। अब हमने फॉर्मूले लिखवाए थे कि साइन x का, जरा फॉर्मूले खोलो, साइन x का जो समाकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन माइनस का cos x प्लस c होता है। देख लो ना, फॉर्मूले आपके मैंने लिखवाए मेरे भाई, ठीक है ना। साइन x का समाकलन जो होता है cos x होता है, माइनस का थोड़ा ही होता है, प्लस का ही होता है यार। नहीं, सही कह रहा हूं यार, माइनस के cos x वो अवकलन होता है, ठीक है ना। आप अगर समाकलन देखोगे तो माइनस के cos x होता है प्लस c, तो इसका हो जाएगा माइनस के cos x, c बाद में लगा देंगे, प्लस cos x का कितना होता है भैया, sin x होता है। फॉर्मूले पर नजर बना के रखें, cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। या इस बात से भी अंदाजा लें, इसका अवकलन अगर आप करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने की बात है ये आ जाएगा और प्लस का c, तो ये आ गया आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है कि सर इस बार बहुत खतरनाक सवाल दिया है, आप घबरा जाओगे। कोई दिक्कत ना है, बहुत इजी है। cosec x प्लस cot x और dx। देखो ध्यान से, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x और cot x का मेरे भाई dx। तो हम लोग फिर अलग अलग कर लेंगे कि cosec x और dx प्लस cosec x और cot x और dx। फॉर्मूले पे आ जाओ। cosec स्क्वायर ऑफ x dx जो होता है माइनस का cot x प्लस c होता है। चेक कर लो फॉर्मूले जो लिखे हैं अभी, आपकी बुक सामने आप रखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। cosec स्क्वायर ऑफ x जो होता है माइनस के cot x प्लस c होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के cot x प्लस c बाद में लिखेंगे, प्लस cosec x cot x, cosec x और cot x जो होता है dx वो माइनस के cosec x होता है। मुझे तो याद है भैया, बहुत अच्छे से तुम याद करो, ठीक है ना। आपके पास में वो क्या होता है, माइनस के cosec x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के cosec x प्लस कांस्टेंट c, तो माइनस का cot x और यहाँ प्लस माइनस माइनस के cosec x प्लस c, इसका समाकलन हो जाएगा। एक बचा हमारे पास, वो यहीं कर देते हैं। देखो यहीं पे कर देता हूँ थर्ड वाले को, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये बहुत अजीब तरीके से बैठा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं भाई, अलग अलग कर दिया हर। ऐसा क्यों करा? भाग वाला कोई तरीका है नहीं हमारे पे, अलग अलग तो करना ही है। 1/cos होता है सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। तो आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स जो का तू रखेंगे डी एक्स माइनस इसको आ जाएगा हमारे पास में देखो 1 अपॉन कोस एक्स को मैं शुरू में लिख रहा सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स। अब अपनी टेबल निकालू, फॉर्मूले वाली टेबल, सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का माइनस सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स का प्लस सी। मतलब फॉर्मूले पढ़े हैं भैया, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो टेन एक्स होता है प्लस सी, और सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो सेक एक्स होता है प्लस सी। तो मैंने बोला यूज कर लिए इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब। ठीक है भैया, उम्मीदें करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक छुटपुट घटना पीछे बची है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग ज़रा पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो कर लो। तो एक चीज़ बची है इसके अंदर जो आपको समझानी है, जो कि एक हल्की सी बात है, उसको हमें देखना है और कुछ नहीं है। एक प्रति अवकलज शब्द आया है। क्या आया है? प्रति अवकलज। देखो प्रति अवकलज शब्द आया है एक बार विचार करते हैं इस पर। हम लोग प्रति अवकलज समझते हैं। अब क्या अवकलज तो आपको पता ही था ना। अब पढ़ते हैं प्रति अवकलज क्या होता है। उस पर 2-3 सवाल है वो करके फिर इंट्रोडक्शन फिनिश एक्सरसाइज में चलेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है, आपके पास जो भी है डेरिवेटिव, ठीक है। देखो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करें हम लोग, अभी हमने सीधी बात करी साइन एक्स का, तो आप लोगों ने लिखा सर कॉस एक्स होता है, सर कॉस एक्स होता है प्लस सी। अरे नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन पे जाओ। तो इसका मतलब था, इसका मतलब ये था कि कॉस के साइन एक्स का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव कितना है? कॉस एक्स है। बात समझे? साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये क्यों लगा रहा हूं यार, समाकलन में इतना घुस गया हूं कि लिखना ही भूल गया यार। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का अवकलज जो है वो कॉस एक्स है, जो कि 5वें चैप्टर में पढ़ के आगे। इसको रिवर्स करते हैं। कॉस एक्स का हम लोगों ने पढ़ा समाकलन, ये हो जाएगा, लेकिन लेकिन नहीं, समाकलन अभी छोड़ो। हम कहेंगे प्रति अवकलज। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स है। बात समझ में आ रही मैं कहना चाह रहा? इसका अगर कोई कहे एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। या फिर कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है ना, आपके पास में ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये प्रति, हम लोग कहेंगे इसको प्रति अवकलज के नाम से। शुरुआती समय में जब समाकलन की बात शुरू हुई, इस बारे में बात करनी शुरू करी, तो हम लोगों ने यूज करा प्रति अवकलज शब्द, ठीक है ना, प्रति अवकलज। वहां पर कोई सूत्र काम में नहीं आता, वहां पर हम लोगों को सोचना पड़ता है, अंधेरे में हाथ डाल के निकालना पड़ता है आंसर। कैसे? कैसे? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। कौन सा दिया है बेटा? आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, उदाहरण नंबर 1 दिया है। उसमें कहा है निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। निरीक्षण का मतलब है आपको एक्सपेरिमेंट करने भैया, ठीक है ना। निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात करो। पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ लें। निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज का मतलब हमें समाकलन नहीं करना, मेन तो यही है, लेकिन ये अभी नहीं कर रहे, अभी पता ही नहीं हमें समाकलन के बारे में। तो अब हमें ये सोचना है, प्रति अवकलज का मतलब ये है कि हमें सोचना है ये किसका अवकलन है, ये किस 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 फलन का अवकलन है। उसके लिए आपको थोड़े से फॉर्मूले अवकलन के अच्छे से याद होने चाहिए। तो cos 2x किसका, cos x किसका अवकलन होता है? दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ। cos x किसका अवकलन होता है? सर sin x का अवकलन होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। शायद sin 2x का अगर मैं अवकलन करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? sin 2x का हो जाएगा cos 2x। लेकिन मेरे बेटे हम लोग चेन रूल को थोड़ा ही भूल जाएंगे।
हम इतनी दूर आ गए हैं अगले चैप्टर में, तो चेन रूल को थोड़ा भूल के आएंगे। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2x को दोबारा से, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 cos 2x। लेकिन बेटे मुझे तो किसका देखना था, cos 2x का, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पहले ही 1/2 लेके चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो cos 2x हो जाएगा। यानी कि 1/2 sin 2x का अवकलन जो है cos 2x है, उसका उल्टा लिखो, यानी कि cos 2x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, 1/2 sin 2x। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है जो मैंने बात आपको बताई भाई, सीधी बात है, इसको हमने अवकलन करके देख लिया, है ना, मुझे ये मिल गया। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल हम लोग देखें, सेकंड, 3x² प्लस के 4x की घात 3 इसका प्रति अवकलन, यानी कि किसका अवकलन है, मुझे तो साफ दिख रहा। हमें पता अवकलन करते समय घात घट जाती है, तो अगर हम लोग कभी देखो, अगर हम लोग x की घात 3 प्लस x की घात 4 का अवकलन करें तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात 3 मिलेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात 4 मिलेगा। तो सीधी बात है 3x² आ जाएगा प्लस 4x की घात 3 आ जाएगा, वही आ गया। इसका मतलब ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि x की घात 3 प्लस x की घात 4 का अवकलन जो है, ठीक है, अवकलन जो है कितना निकाला हमने अभी भी, वो 2x, या अवकलज लिख लो, अवकलज जो है, अवकलन कह लो या फिर अवकलज कह लो, अवकलज जो है वो 2x² प्लस 4x की क्यूब है। इसका रिवर्स कर दो सेंटेंस कि 2x² प्लस 4x की घात 3 का प्रति अवकलज कितना बेटा, प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस x की घात 4। आंसर लास्ट वाला बचता है हमारे पास में, थर्ड वाला कि सर 1/x, 1/x। अब आज सुनो, चूंकि हमें एक बात पता है 1/x किसका अवकलन होता है, सबको याद है सर, log x का अवकलन कर लो आप, ठीक है ना, log x का अवकलन आप करोगे तो 1/x मिल जाएगा, सीधी बात। तो यानी डायरेक्ट ही लिख दें कि 1/x का प्रति अवकलज log x है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत ठीक ठाक समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, मैं बचा हूं कि आपको ज्यादा डीपली चीजें बताऊं ताकि आप सॉरी कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बहुत हल्के तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसलिए शुरुआत अच्छी होनी जरूरी थी। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। और अब आप लोग फ्री हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ढंग से देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से 7.1 में सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।